वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7th की साइंस में आपको करवा रही थी एनसीईआरटी साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे फर्स्ट चैप्टर जो डिस्कस कर रही थी और उसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। तो आज बारी है पार्ट 2 की, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, और इसमें से आप जो है अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि आज थोड़ी तबीयत ढीली है, लेकिन पार्ट 2 तो अपलोड करना ही था। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ करवाया था कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था मैंने आपको, और कोशिकाओं के बारे में। तो आज जो बारी है गाइज, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है मृत जीवी। तो चलिए आज की जो वीडियो हम शुरू करते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाती के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। बिल्कुल हम सबने देखे हैं गाइस, और देखे होंगे सबने ही। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर इतना कुछ है एक वृक्ष पर, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से प्राप्त करता ही होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1.2 यहाँ बताया गया है कि ब्रेड, जिसको हम डबल रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगोना है और इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन तक के लिए रख देना है। उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लग जाए, यानी कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी रोएं ना दिखाने लग जाए। और ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्तक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका हमने अवलोकन करना है। अपने प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है। बहुत संभव है आपको रुई के धागों के जो है समान बहुत सारी संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। जो गाइस ये आपको दिख रहा है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो ये जो जीव होते हैं ये कवक या फंजाई कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इनकी पोषण प्रणाली के बारे में हम जानते हैं कि इनकी पोषण विधि कैसी होती है। तो गाइस, इनकी जो पोषण प्रणाली है और पोषण विधि है बहुत अलग अलग तरीके की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं और उसे साधारण व विल्ले के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो ये फंगस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपने कभी देखा होगा कि अगर हम ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख दें, और इन्होंने क्रियाकलाप है, बिल्कुल आप करके देखिएगा तो आपको ये वाला जो हरे रंग का कवक आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो ये पाचक रसों का स्त्राव करते हैं जो ये कवक होते हैं। ये तो साधारण और विल्ले यानी कि जो है सरफेस पे दिखाई देंगे, आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे, और तत्पश्चात वे इस विलन का जो है भोजन के रूप में अवशोषण करते। इस प्रकार की भोजन प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं गाइस मृत जीवी पोषण। तो ये आपको याद रखना है, मृत जीवी पोषण हम किसको कहते हैं। आप जो है ना, मैं आपको बताऊँ गाइस कि जैसे कि कोई वर्ड है तो उसी वर्ड में ही उसकी डेफिनेशंस गाइस छुपी होती है। अब जैसे मृत जीवी पोषण है, यानी हम यहाँ पोषण की बात कर रहे हैं, और मृत जीवी है तो मृत और विघटित जो होंगे, जिनका कोई काम नहीं होगा, तो वो जैविक पदार्थों को शामिल किया जाएगा। ओके, मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो होते हैं गाइस, वो मृत जीवी कहलाते हैं। ओके, कवक अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो। जहाँ भी आपको नमी दिखाई देगी ना, और तो वहाँ पर आपको फंगस जरूर दिखाई देगी। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी जो है परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं पर कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और उपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों के कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर हमने चर्चा करनी है। तो ये कुछ कवकों के बारे में बताया गया है, जिसको हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, और इसकी हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि राइट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स साथ के साथ ही बना लीजिए।
कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवकों के बीजाणु होते हैं, कहाँ से उनकी उपज होती है, तो वो वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ उत्पाद पर बैठते हैं जो नम है और उष्ण है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को क्या करने लग जाते हैं, जन्म देने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक बीज ही तो होते हैं। अगर उनको वो प्रॉपर उनकी जो क्लाइमेट है उनको मिल रहा है, नम है, उष्ण है, तो वो तो नए कवकों को जन्म देंगे ही। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इतना कुछ हो गया कि कवक जैसे चढ़े जा रहे हैं और वर्षा ऋतु में ही हमें दिखाई देते हैं, तो इनको हम बचा भी तो सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी की जो चीज़ है वो खराब होती हो। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है। और कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में भी रहते हैं। वृक्ष जो होते हैं कवक को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उनसे जल और पोषकों के अवशोषण में उनको सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का बहुत जो है विशेष महत्व है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। लाइकेन की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से तो गाइज एक तो होता है शैवाल और दूसरा जो होता है ना गाइज वो होता है कवक, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब शैवाल में क्या होता है? शैवाल में गाइस क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में जो क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल के बारे में बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो ज़रूर देखिएगा। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। तो ये दो कार्य हैं कवक और शैवाल के बीच में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ही हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल उसी में ही होता है। तो ये काम किसके पास है? ये काम शैवाल के पास है। तो ये एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति हम किस प्रकार होती है, किस प्रकार हम पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं दोबारा से। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन और गमले में खाद और उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? हम खाद क्यों मिलाते हैं, उर्वरक क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा जो है लगातार कम होती जाती है। ठीक है। उर्वरक और खाद में जो आपको मिलेगा कौन कौन से पोषक होते हैं? तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण जो मृदा में उनकी जो गाइस जो मात्रा होती है ना, अगर हम बार बार पौधों में उस चीज़ को यूज़ करेंगे मृदा में, तो वो धीरे धीरे मात्रा उसकी कम होती जाएगी। ठीक है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आज आपको एक रीज़न पता लग गया कि हम उर्वरक या खाद हम क्यों मिलाते हैं। तो ये रीज़न है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि इन्हें हम स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानतः नाइट्रोजन की हमें अधिक आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। वन लीनियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इससे भी पूछा जा सकता है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं होता कि वो डायरेक्ट जैसे CO2 का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को विल्ले के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को विल्ले के रूप में करेंगे। और कुछ जीवाणु जो राइबोसोबियम जो होते हैं वो कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विल्लीय पदार्थों में परिवर्तित क्या करते हैं, कर देते हैं। जो ये सारा काम होता है गाइस कि विल्लीय पदार्थों में करना है पौधे के लिए, तो वो वायुमंडल करता है। परंतु जो राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो राइजोबियम है ये सिर्फ और सिर्फ फलीदार पादपों की जड़ों में ही रहते हैं। और जो 4 नाम इन्होंने NCERT में बताए हैं वही आपको याद रखने हैं, चना, मटर, मूंग और सेम।
अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही होती है, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। इसके बदले पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य जो है प्रदान करते हैं। अतः उनमें सहजीवी क्या होता है, संबंध करते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सहजीवी संबंध के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया कि कुछ जीव जो हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इस तरह इनमें जो है यहाँ पर सहजीवी संबंध आपको दिखाई दे रहा है राइजोबियम और पौधे में। ठीक है, इस संबंध का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहता है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानांतर उर्वरकों की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। ये सारा काम ही वो पहले ही कर लेते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होती है, जो स्वयं बनाते हैं। बहुत कम ही ऐसे पादप और अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। ओके, परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से जो है पोषण प्राप्त करते हैं। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको यही पता लगा है। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए जो है पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः हम इनको क्या कहते हैं, विषमपोषी के रूप में हम इनको बांटते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो ये तो अगले हम बाद में बात करेंगे, ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि ये स्वपोषी के बारे में ही था। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जो हमारे सामने पूछा गया है कि हम विषमपोषी के रूप में कीट भक्षी पौधों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो प्रमुख शब्द हम पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा था। प्रमुख शब्दों में स्वपोषी क्लोरोफिल पढ़ा है, विषमपोषी परपोषी कीट भक्षी पादप, पोषक परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र और सहजीवी संबंध और कवक। अब इसके कुछ ऐसे मेन पॉइंट हैं, वो भी हम देख लेते हैं गाइस। कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाए। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। और नाइट्रोजन के लिए कौन करता है गाइस? वायुमंडल। अभी आपने पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं? उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से ही जो पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है? संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उन्हें उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक जो है अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप जो है परिजीवी और परपोषी जो पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप और अन्य सभी जीव अपना पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो कीट भक्षी जो है गाइस वो आंशिक रूप से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैंने समझती कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो आंशिक रूप से ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो गाइज इस तरह ये हमारा जो है आज का लेसन कंप्लीट हुआ। क्लास 7 का लेसन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 6 की जो साइंस है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कीजिए। और क्लास 7 का लेसन 1 भी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।